Hello friends, welcome to Prayas. My name is Aditya and today we are entering into the day 32 of our Prayas Prelims PYQ practice series, that is Prayas PPP series for Prelims 2023. Friends, today we are entering into the last portion of history, that is modern history. मॉडर्न हिस्ट्री में भी जब हम प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करेंगे, इट विल बी माई सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, डोंट रीड कन्वेंशनल बुक्स इन कन्वेंशनल मैनर गाइज. जनरली हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम उठाते हैं, पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पहुंचते हैं. बट इफ़ यू सी द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, आपको ये पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ऑन पर्टिकुलर सेक्शंस ओनली. So it is our responsibility to go through those sections in first instance. तो अभी आप कहोगे कि सर अभी इसमें टाइमलाइन डेवलप नहीं हो रही है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा कहना यह होगा कि डोंट गो फॉर डेवलपिंग द टाइमलाइन एस्पेक्ट, बिकॉज टाइमलाइन एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग द आंसर्स एंड रिमेंबरिंग एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री में मोर और लेस टाइमलाइन सबको पता होती है. इट्स सो वी हैव टू फोकस ऑन कोर एरियाज ऑफ हिस्ट्री. सो अकॉर्डिंगली आज हम डे 32 में एंटर कर रहे हैं, जिसमें हम फोकस करेंगे एक्ट पॉलिसीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. फ्रेंड्स, इफ यू सी द एक्ट्स एंड पॉलिसीज विच ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग देयर एरा स्टार्टिंग फ्रॉम 1757 to 1947, you will come to know that there are n number of and plethora of acts and various policies of British. अगर आप उनको कंपेयर करोगे, अगर आप एक पेज से पढ़ते जाओगे तो इट बिकम्स वेरी मेसी टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, कि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे फैक्ट्स है, किसमें कंपनी के ऑफिशियल मेंबर ज़्यादा है, किसमें नॉमिनेटेड मेंबर है, कैसे इलेक्शन होते, बहुत ही कंफ्यूजिंग डेटा है. तो यहाँ पे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड ऑन एक्ट्स एंड पॉलिसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वींस प्रोक्लेमेशन इन 1852. उसके भी पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है और माउंटबैटन प्लान पे आके ये सब खत्म होता है. तो ये चीज़ें ध्यान में रखने के लिए आई विल सजेस्ट यू कि नॉट टू गो थ्रू एनी एक्ट्स एक्सटेंसिवली इन कन्वेंशनल मैनर. आज के सेशन में आई एम नॉट गोइंग टू शो यू एनी पीपीटीज, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी बम्बार्डमेंट्स ऑन यू. आज हम आपको एक स्टोरी के थ्रू ये सारी चीज़ें बताएंगे. आफ्टर ऑल हिस्ट्री इज अ स्टोरी, हिस्ट्री इज हिज स्टोरी. किसी की तो स्टोरी रहती है. अगर आप वो स्टोरी फॉर्मेट में ये चीज़ें ध्यान में रखोगे, देन ट्रस्ट मी गाइज 90% क्वेश्चन है जो एक्ट और पॉलिसीज के ऊपर आते हैं, वो आप आसानी से अपना लॉजिक यूज करके भी यहाँ पे दे सकते हो. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम ये लॉजिक बिल्ड करेंगे, किस तरीके से हम ये अपना बेसिक कॉमन सेंस यूज करके ये क्वेश्चंस हम कैसे डील कर सकते हैं. बिकॉज यू हैव कंटेंट विथ यू, यू हैव लक्ष्मीकांत, यू हैव स्पेक्ट्रम के एंड में भी ये टॉपिक दिया है एक्ट एंड पॉलिसीज वाला. टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करूंगा. आज मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा किस तरीके से हम ये क्वेश्चंस यहाँ पे इफेक्टिवली डील कर सकते हैं. चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन 22 में पूछा गया था. इन द गवर्नमेंट of India Act 1919, the functions of provincial government were divided into reserved and transferred subjects. देखिए 1919 के एक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है. इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जाना जाता है. सो क्वेश्चन वाज रिजर्व और ट्रांसफर, दो सब्जेक्ट है, उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है. सो देयर इज नो सेकंड थॉट कि वेदर दोस क्वेश्चंस वर डिवाइडेड और नॉट. सो ऑलरेडी दे हैव टोल्ड. सो अभी आपको नाम से ही पता चलता है कि सम सब्जेक्ट्स वेर रिजर्व्ड एंड सम सब्जेक्ट्स वेर ट्रांसफर्ड. रिजर्व किसके लिए रिजर्व होंगे? ब्रिटिश खुद के लिए रिजर्व करके रखेंगे, दैट दे आर गोइंग टू मेक लॉज एंड एक्ट्स एंड पॉलिसीज ऑन दैट दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. ट्रांसफर्ड मतलब हमें दिए हुए थे वो सब्जेक्ट. देखिए ऑप्शंस में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, आपको लगता है जस्टिस ब्रिटिश इंडियंस को करने देंगे? इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी कुछ तो सुना रहता है, कुछ तो टाइम आपको पता स्टोरी रहती है, तो ये तो लॉजिकली नहीं पता. ये तो ऑफकोर्स ये रिजर्व में ही आएगा ना आपका, ये तो ट्रांसफर में नहीं आएगा. लैंड रिवेन्यू, अरे रिवेन्यू के लिए ही तो ब्रिटिश इंडिया में आए थे. अगर रिवेन्यू ही ट्रांसफर कर दिया तो कॉलोनाइजेशन का पर्पस क्या रहता है, तो ये भी आएगा. एंड पोलिसिंग, फियर दिखा के ब्रिटिश इंडिया पे राज करते थे, अगर ये भी ट्रांसफर कर दिया तो काम नहीं चलेगा, तो ये आ जाएगा. और अभी आ गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये ऐसा एस्पेक्ट था कि दैट इज जस्ट फॉर नाम के लिए इन्होंने हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे दिया था, बट द रियल पावर, जस्टिस, पैसा और पुलिस अगर ये पास है तो आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये सिर्फ पपेट जैसे काम करते. तो ये छोड़ के बाकी के तीनों सेक्शंस थे वो रिजर्व थे, ये आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था. सो दैट्स वाई आंसर इज सी. देखिए पूरा एक्ट पढ़ा है मैंने, इवन इफ आई डोंट नो द एंटायर एक्ट ऑफ 1919. अरे लॉजिक यूज कीजिए, क्या लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है.
गेटिंग दिस थिंग, इस तरीके से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। सिमिलरली देखिए 1919 के एक्ट पे, यूपीएससी के लिए 1919 का एक्ट बहुत ही पसंदीदा है, इंपॉर्टेंट है, फेमस है, क्योंकि देखिए अगर आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करोगे 22 का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था, 16 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के ऊपर क्वेश्चन था, 15 में 1919 एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, 21 में 1919 के ऊपर क्वेश्चन है। बाकी ऑप्शंस में बहुत बार 1919 आ चुका है, फॉरगेट जस्ट अबाउट द क्वेश्चंस। सो 1919, इवन इफ यू डोंट नो अदर एक्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, my sincere advice will be to you that first you should be going through act of 1919 because that is the sole and the most important act from UPSC point of view। तो चलिए अभी देखते हैं लॉजिक कैसे यूज करने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनी कंटेंट हियर, लॉजिक देखते हैं। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल विमेन अबव द एज ऑफ 21, ऑल। 1919 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, 20-30 साल लगे उसके बाद उन्होंने ये राइट्स दिए। तो डू यू रियली थिंक कि 19 में ही अगर सबको वोटिंग के राइट दे देंगे तो डेमोक्रेसी तो 19 में ही आ गई, फिर फ्रीडम स्ट्रगल क्यों करना है ना? फ्रीडम स्ट्रगल तो उधर ही हो जाएगा अगर सबको राइट दे दिए तो। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लॉजिक यूज कीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, आपका आंसर यूपीएससी ने बी दिया है यहाँ पे। गेटिंग दिस थिंग, किस तरीके से लॉजिक तक पहुंचते हैं, ओके? तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देखिए, लॉजिक यूज कीजिए, इंडिया को इंडिपेंडेंट। देखिए एक फटाक कर से तो ब्रिटिश इंडिया को पावर नहीं दे देंगे ना, कि अगर इंडियंस आर डिमांडिंग फॉर टेकिंग द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, एक कर से वो सीधा इंडिया को फ्रीडम नहीं देंगे, वो स्टेप बाय स्टेप फ्रीडम्स देंगे। दे यूज टू ट्राई एंड टेस्टेड पॉलिसीज रहती थी। ब्रिटिश पहले ट्राई करके देखते थे कि कुछ कम में ये लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। अगर कम में मान लेते हैं तो चलिए अच्छी बात है। तो इसीलिए पहले डोमिनियन स्टेटस कहा, इसके बाद उन्होंने कहा कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली करेंगे, उसके बाद कहा कि ये देखिए मतलब कैसे वो पॉलिसीज चेंज होते जाते हैं। उसी को फिर हम ऑगस्ट डिक्लेरेशन कहते हैं, क्रिप्स प्रपोजल है, कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये सारे इस तरीके से आते हैं। गेटिंग दिस थिंग, किस तरीके से मैं लॉजिकली यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, तो इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। सिमिलरली आगे भी देखिए, विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन अंडर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे 1919 का एक्ट यूपीएससी के लिए फेमस है, वैसे ही क्रिप्स प्रपोजल पे यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पता चलेगा। 13 में भी क्वेश्चन था, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू क्रिप्स प्रपोजल। सिमिलरली 16 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एनविसेज्ड दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होना चाहिए, और ये 22 का तो था एक क्रिप्स प्रपोजल वाला। सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग क्रिप्स प्रपोजल फ्रॉम स्पेक्ट्रम, फोकस ऑन व्हाट आर द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ दैट थिंग, ठीक है। चलिए अभी मैंने नहीं पढ़ा है क्रिप्स प्रपोजल, लॉजिकली मैं कैसे आंसर तक पहुंचता हूँ। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स। लक्ष्मीकांत का चैप्टर आप शुरू में देखोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, वहाँ पे पहले पैराग्राफ में ही स्टेटमेंट दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। एकदम बेसिक लक्ष्मीकांत जब हम पढ़ते हैं पहले दूसरे पैरा में ही ये स्टेटमेंट आ जाता है। यहाँ पे दिया है नॉमिनेटेड बाय, बट हमें तो पता है कि वो पार्शियली इलेक्टेड भी थी। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर आ गया आपका बी। गेटिंग दिस थिंग, सो लॉजिक एटलीस्ट, चलिए आप कहोगे कि सर एग्जैक्टली सेकंड ऑप्शन नहीं पता है, बट एटलीस्ट कुछ ना होने से आपके दो ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गए ना। एटलीस्ट आपके पास अभी ऑप्शन बचा है कि 50-50 में तो आप आ जाते हो। एंड हमने हमारा पहले दिन से यही फंडा है कि इवन इफ यू आर एबल टू इलिमिनेट वन ऑप्शन यू शुड बी टेकिंग द रिस्क। यहाँ पे तो हम दो ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमारे एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस भी यहाँ से इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो लॉजिक यूज कीजिए अराउंड आपका पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के एक्ट्स एंड पॉलिसीज एक साथ ओवरलैप करने की कोशिश कीजिए। तो एक बार आप अगर कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका लॉजिक बिल्ड होगा और इसके हिसाब से आप आंसर आसानी से दे सकते हो। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने अभी कहा ये कि क्रिप्स प्रपोजल पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। दिस एक्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। पहला हमने 1919 का देखा, देन हमने क्रिप्स प्रपोजल देखा और आगे का आता है 1813। चलिए दो अगर हम ठीक से देखेंगे ये क्वेश्चन, आगे आपको मैं इंटरलिंक करके भी देता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1813, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी 18 में पूछा गया था, उसका रेफरेंस था, और 19 में उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। सो टॉकिंग अबाउट
एक्ट ऑफ 1883 यू शुड बी नोइंग द एग्जैक्ट हिस्ट्री, एग्जैक्ट स्टोरी बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एक्ट। जैसे कि मैंने सेशन के शुरू में ही कहा था, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनी कंटेंट हियर, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी। देखिए एक्ट्स के बारे में आज हम एक स्टोरी देखेंगे, किस तरीके से एक्ट्स डेवलप होते गए हैं। देखिए 1757 देयर वॉज बैटल ऑफ प्लासी। आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराज उद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव गेन द दीवानी एंड फौजदारी राइट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार, राइट। तो उनको दीवानी राइट्स मिल गए, दीवानी राइट्स मिल गए मतलब रिवेन्यूज मिल गए, कंपनी को रिवेन्यू मिल गया और इंडिया वॉज अ गोल्ड माइन एट दैट टाइम। तो जितना कंपनी को रिवेन्यू राइट्स मिल गए इसीलिए कंपनी के प्रॉफिट्स ज़्यादा बढ़ने लगे। कंपनी के प्रॉफिट्स इतने बढ़ गए टिल 1770, मतलब देखिए 12-15 सालों में ही कंपनी के रिवेन्यू इतने बढ़ गए। बीच में आपका बैटल ऑफ बक्सार भी हुआ है 64, बक्सार में तो सारे राइट ब्रिटिशों को मिल गए हैं। तो इतने रिवेन्यू बढ़ गए कि दे स्टार्टेड पोजिंग थ्रेट टू द किंग्स ऑफिशियल्स इन ब्रिटेन। देखिए मतलब कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि किंग को भी अभी इनडायरेक्टली चैलेंज करने लगी थी। नाउ द नीड वॉज फेल्ट इन ब्रिटेन दैट कंपनीज एक्ट्स एक्शन शुड बी रेगुलेटेड। इसीलिए आपका पहले आया है 773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसीलिए नाम उसका रेगुलेटिंग एक्ट है, टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी, क्योंकि कंपनी ज़्यादा पावरफुल हो रही थी और एक चांद टाइम ऐसे भी आ सकता था कि आगे जाके कंपनी सुप्रीम हो जाती, टॉपल कर सकती थी इनडायरेक्टली। तो ये रेगुलेट करने के लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट है। आप प्रोविजन देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सेपरेट किया, उसके ऊपर क्राउन का कंट्रोल है, नॉमिनेट किसको कर सकेंगे। धीरे धीरे 73 से लेके आगे आपको 1858 तक ये आपको कंपनी के फंक्शंस बहुत ही क्राउन रेगुलेट करते गया है, राइट। तो ये जो फेज है 1773 से लेके 1858 तक, ये फेज है आपका इपिटोम ऑफ सेंट्रलाइजेशन का। पहले देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, 3 थे। उसके बाद का रेगुलेटिंग एक्ट आया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, बाकी के सारे उसको सबऑर्डिनेट कर दिए, सेंट्रलाइजेशन हो गया। फिर से सेंट्रलाइजेशन बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और क्राउन के हाथ में धीरे धीरे पावर आने लग गई। तो ये जो एक्ट्स है जो 1773 के बाद हुए हैं वो 1858 के बाद आए, दोज आर फोकसिंग एंटायरली ऑन सेंट्रलाइजेशन। इसीलिए कंपनी के मोनोपोली वगैरह खत्म किए उन्होंने। 80 फटाक कर से खत्म नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है। तो पहले उन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर एरियाज के लिए मोनोपोली खत्म की और बाकी चाय और चाइना का जो ट्रेड है वो ओपन रखा 1813 के एक्ट पे। यही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, इज एंडेड द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर टी एंड ट्रेड विथ चाइना। एकदम से खत्म नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने खत्म किए। देन देयर वाज 1833 एक्ट, वहां पे कंपनी की एंटायर मोनोपोली खत्म हुई है। तो देखिए किस तरीके से स्टोरी डेवलप हो रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन, और 1857 को हमारे यहाँ पे देयर वाज 1857 रिवोल्ट। रिवोल्ट के बाद कंपनी को जोल्ट बैठना मिला। क्राउन गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द एंटायर पावर इन देयर ओन हैंड्स। तो इसके बाद देयर वाज अ क्वींस प्रोक्लेमेशन एंड आफ्टर 1858 टू 1947 देयर वाज अगेन एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि उनको पता चला 1857 का रिवोल्ट हुआ है वो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन के बारे में हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है इसका मतलब? डलहौसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया, मतलब सारे प्रिंसली स्टेट्स अपने हाथ में ले लिए, सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया है। तो दीज पॉलिसीज आर फोकसिंग ऑन सेंट्रलाइजेशन and these policies are decentralization, and the epitome of decentralization in Indian freedom struggle is partition. इतना डिसेंट्रलाइज कर दिया कि लोग अभी कह रहे हैं कि हमें सेपरेट स्टेट ही दे दीजिए, सेपरेट नेशन ही दे दीजिए। तो ये एक आप स्टोरी ध्यान में रखिए। इसके इस तरीके से आप आंसर सभी लॉजिकली यहाँ पे दे सकते हो। देखिए इट असर्टेड अ सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। यस, यही है ना, सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो ये भी सही आ गया, ये भी सही आ गया। रिवेन्यूज ऑफ इंडिया वेर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। रिवेन्यूज पूरा कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पे किया है 1858। रिवेन्यूज पार्लियामेंट के हाथ में आ गया, मतलब कंपनी खत्म हो गई आपकी। कंपनी खत्म कब हुई है? 58 में खत्म हुई है। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, आंसर डी से। देखिए जस्ट मैंने स्टोरी बताई आपको, ये स्टोरी ध्यान में रखिए। ट्रस्ट में गाइस 90% क्वेश्चंस आपके इसी स्टोरी के इर्द गिर्द जाते हैं। जस्ट आपके दिमाग
ओपन रखिए, लॉजिक यूज़ कीजिए, आंसर्स आ जाते हैं। नो नीड टू मग अप ऑल दोज एक्ट्स बिकॉज 15-20 तो एक्ट ही है ये। तो लॉजिक यूज़ कीजिए, इस तरीके से आपके आंसर्स आसानी से आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, ये क्वेश्चंस के इंटरलिंकेजेस तो बहुत बार आते हैं। क्लियर? सिमिलरली देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो ये हो गया एक्ट्स के बारे में। नाउ देर आर वेरियस पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें से भी 2-3 पॉलिसीज विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से भी एक आती है, दैट इज एजुकेशन पॉलिसी। प्रेस पॉलिसी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट प्रेस के ऊपर आज तक यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आप वो थोड़ा सेकेंडरी या लेस प्रायोरिटी वाला पोर्शन बाजू में भी रख सकते हो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द एजुकेशन। अभी एजुकेशन में भी आप देखोगे कि सर अरे इतने सारे चार्टर एक्ट है, ये है, मैकॉलेज मिनिट है, वुड्स डिस्पैच है, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टॉग कमीशन, रेलिक कमीशन, तो दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। मैं क्या कहूँगा, एक सिंपल एक फ्लो चार्ट ध्यान में रखिए ना। कैसे फ्लो चार्ट रखूँगा मैं? देखिए कि सबसे पहले जो मेंशन किया था कि इंडियंस को कुछ तो एजुकेटेड वगैरह हमें रखना चाहिए, वे 1813 के एक्ट में रखा था, बट ज़्यादा उस पर कुछ चर्चा हुई नहीं, बट जस्ट फर्स्ट मेंशनिंग वाज देयर इन 1813 एक्ट। देन उसके बाद 1833 का एक्ट आया है आपका। 20 साल के बाद जब वो रिव्यू कर रहे थे तब उनको पता चला कि अरे 20 साल तक हमने कुछ भी नहीं किया, तो अभी कुछ तो करना पड़ेगा। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी 1833 के बाद 1835 में आपका एक कमिटी सेटअप हुई है। देन दे गेव यू मैकॉलेज मिनिट। 1 लाख रुपए रखे थे उन्होंने 1835 को मैकॉलेज मिनट के लिए। बट 1 लाख रुपए में क्या होगा ना, इतनी बड़ी कंट्री है, इतना सारा पॉपुलेशन है, तो दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी। सच में जो डेवलपमेंट हुई है वो 54 से स्टार्ट हुई है आपकी, दैट इज थ्रू वुड्स डिस्पैच। एक है आपका वुड्स डिस्पैच, उसके बाद आता है आपका हंटर कमीशन, और उसके बाद आता है आपका सैडलर कमीशन। ये 3 कमीशंस एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जो ब्रिटिशों ने हमारे यहाँ पे लाए थे। वुड्स डिस्पैच, देखिए अभी इनका फ्लो चार्ट देखिए, हम कैसे करते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, बस इसी तरीके से था ये। वुड्स डिस्पैच, इट वाज फोकसिंग ऑन प्राइमरी एजुकेशन, इट वाज मेंशनिंग और फोकसिंग ऑन प्राइमरी एजुकेशन। हंटर कमीशन, इट वाज फोकसिंग एंड मेंशनिंग अबाउट हायर सेकेंडरी एंड हायर प्राइमरी। सो मैं ये कहूँगा इसको सेकेंडरी पे ज़्यादा फोकस था हंटर का, और सैडलर पे फोकस था हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन। देखिए स्टेप बाय स्टेप, तो अभी लॉजिक यूज़ कीजिए। देखिए यहाँ पे इस तरीके से डेवलपमेंट हुए, और बाकी के जो हार्टॉग कमीशन है, इसके बाद एक आपका हार्टॉग कमीशन भी आया है। अभी देखिए हम बचपन से पढ़ते कैसे, पहले हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, फिर सेकेंडरी में जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आप कोई स्पेशलाइजेशन करते हो ना, बीए होने के बाद एमए करते हो, बीई होने के बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग करते हो, तो ये आपका टेक्निकल एजुकेशन है ना। तो हार्टॉग कमीशन वाज बेस्ड ऑन टेक्निकल एजुकेशन। बस अभी लॉजिक यहाँ पे देखिए, तो ये तीनों यहाँ पे ये दिए ही थे उन्होंने, राइट। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा वुड्स डिस्पैच में क्या दिखा था उन्होंने, ठीक है। ग्रांट-इन एड्स सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, यस ग्रांट-इन एड तो देना ही पड़ेगा, फ्री में कैसे काम करेंगे ना, तो दैट इज करेक्ट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, यस ऑल्दो दे वेर फोकसिंग ऑन प्राइमरी एजुकेशन, बट उन्होंने कहा था कि प्राइमरी सेकेंडरी यूनिवर्सिटी सब रखो, बट मेजर फोकस शुड बी गिवन ऑन प्राइमरी एजुकेशन, तो दैट इज ऑल्सो देयर। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। हमें लगता है कि ब्रिटिश है तो सब लेवल पे इंग्लिश ही प्रमोट करेंगे, बट गाइज आप किसी भी कोने में हो, किसी भी एरिया में रहो, किसी भी बैकग्राउंड से पढ़ो, जनरल एडवाइस एजुकेशन पेडागॉजी की बेसिक फिलोसॉफी यही है, प्राइमरी एजुकेशन शुड ऑलवेज बी गिवन इन योर ओन नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग में ही होना चाहिए, राइट। ये वुड्स ने 1854 को बताया है, राइट। इवन दो दे वेर ब्रिटिश, दे वेर इंग्लिश पीपल, उन्होंने इंग्लिश मीडियम पे फोकस नहीं किया प्राइमरी एजुकेशन पे, वो कह रहे थे वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में ही आप इनको पढ़ाइए, राइट। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिक लॉजिक यूज कीजिए, सब जगह पे नहीं जाएगा ये, सो दैट्स व्हाई आंसर इज ए। गेटिंग दिस थिंग, किस तरीके से लॉजिकली हम आंसर तक पहुंच रहे, तो इस तरीके से हमें ये करना है। And coming to the last question which was asked in 2018 about subsidiary alliance introduced by, 2-3 पॉलिसीज है ब्रिटिशों के, इनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। वन इज सब्सिडरी अलायंस एंड सेकंड इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौसी।
तो डलहौसी के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के ऊपर, बट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। सब्सिडरी अलायंस, इसका सिर्फ ऑफ कोर ध्यान में रखिए। सब्सिडरी अलायंस, इसका कोर क्या था? मिलिट्री पर्पस था ना इसका। मिलिट्री के ऑप्शन देखिए यहाँ पे, विच वॉज नॉट एसोसिएटेड विद सब्सिडरी अलायंस। मेंटेन द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, यस ये तो है। मिलिट्री से रिलेटेड लिंक कीजिए। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन इज, यस नेपोलियन वॉज अ मिलिट्री इन्वेडर, सो यस ये भी पर्पस था। इस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन स्टेट, यस ये भी मिलिट्री पर्पस है। सिक्योर द फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, हाँ रेवेन्यू का पर्पस कहाँ पे आ गया? इसका पर्पस तो मिलिट्री ही था। सो जस्ट इसका कोर ध्यान में रखे। कोई भी पॉलिसी है यो, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम द पॉलिसीज। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि अननेसेसरी ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ते बैठते पॉलिसीज का, एक्ट्स का। दे सिंपली कीप ऑन मगिंग अप द थिंग्स, एंड ट्रस्ट मी गाइज, even if you are not mugging up the exact details of the things, you will be able to answer the things effectively, provided आपको उसके पीछे की फिलोसॉफी पता होनी चाहिए कि ये एक्ट क्यों आया है, पर्पस क्या है, और इसका एक फ्लो चार्ट किस तरीके से जाता है। आप PYQs और PYQs अच्छे तरीके से देखिए, आपको और पता चलेगा कि यही लॉजिक से अगर आप सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट 90% क्वेश्चंस तो भी आपके अच्छे तरीके से यहाँ से कवर हो जाएंगे। सो आई होप दिस सेशन वॉज ओके। एक क्वेश्चन रहेगा, माय बैड। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी, राइट? वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। देखिए लॉजिकली यूज कीजिए। ब्रिटिश पॉलिसी इकोनॉमिकली क्या इंपैक्ट हुआ था, उसको हम अच्छे लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ। अभी यहाँ पे लिंक कीजिए, ड्रेन कहाँ कहाँ पे दिख रहा है आपको? इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन, अरे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ड्रेन कैसे होगा ना? लॉजिक क्या कहता है? ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज। बाप रे, ये तो ड्रेन कैसे हो गया फिर? ये तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया इंडिया में, ये तो नहीं होगा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, चलिए देखते, क्वेश्चन मार्क डालता हूं मैं यहाँ पे। एंड रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। इंडिया का ड्रेन हुआ है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। शहर में पैसे वाले लोग रहते जनरली, सिटीज आर रिचर देन दैट ऑफ योर रूरल एरियाज। रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ड्रेन हो चुका है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यूजिंग एलिमिनेशन टेक्निक आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कपल ऑफ मिनट्स बिफोर, कि आपको एक बेसिक फिलोसॉफी पता होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के पीछे की। अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन ड्रेन ऑफ वेल्थ पे पूछा है तो आप उस तरीके से सोचोगे। सब्सिडरी अलायंस उसका कोर है मिलिट्री एक्सपांशन, तो आप उस तरीके से सोचोगे। सो देयर इज नो नीड टू रिमेंबर एंड मग अप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। लॉजिक यूज कीजिए, कॉमन सेंस यूज कीजिए। ट्रस्ट में 90% ऑफ क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। That's all from my side, guys. If you are having any difficulties regarding history, feel absolutely free to reach out to me. Till tomorrow, all the best. Take care. Bye-bye. See you.